जैसे हाथी का मास वो चींटी के लिए क्या है, नेग्लिजिबल है। तो हाथी कह सकता है कि वो चींटी का वजन क्या है, 0 है। तो क्या है, 0। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कह सकता है कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा मास क्या है, 0 है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, यही चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। एनसीईआरटी बुक है, इसी से हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, मैटर से क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से जानेंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज जानेंगे, फिर उसके बाद एटम्स के बारे में जानेंगे, फिर उसी के बाद आगे चलते जाएगा डिस्कवरीज, ये सब के बारे में पढ़ते जाएंगे। जैसे 9th में हम पढ़ चुके हैं वही सब पढ़ना है, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से, मैटर से। मैटर से स्टार्ट करेंगे। तो मैटर से पहले देखते हैं इसका डिफिनीशन। दैट ऑक्युपाइज स्पेस, हैव मास एंड हैव स्पेसिफिक वॉल्यूम इटीसी, ये सब क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी है। अब मैटर को डिवाइड करते हैं। तो मैटर को कितना पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में। क्लासिफिकेशन करेंगे पहला, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन कौन सा क्लासिफिकेशन है मैटर का, जिसको हम देखकर पता लगा सकते हैं कि इसका कौन सा मतलब मैटर का टाइप से। जैसे इसको हम देखकर बता सकते हैं कि ये सॉलिड है, और वाटर ये सबको देख के हम बता सकते हैं कि लिक्विड है। गैस जैसे हवा को, ये सबको देखकर हम क्या पता कर सकते हैं कि ये गैस है। तो इसको हम देखकर बता सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा, पहला सॉलिड आएगा, लिक्विड आएगा और गैस आएगा। मेनली 3 होते हैं, और ऐसे तो 5 होते हैं। प्लाज्मा आएगा, फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट आएगा, लेकिन हम बात करते हैं कितना, 3 को ही केमिकल क्लासिफिकेशन की। तो केमिकल क्लासिफिकेशन को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला प्योर सबस्टांस, प्योर सबस्टांस, और दूसरी की बात करेंगे तो इम्प्योर सबस्टांस, या इसको भी मिक्सचर बोलते हैं। इम्प्योर सबस्टांस या मिक्सचर, इसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। ये 2 हो गया। अब बात करते हैं प्योर सबस्टांस की। तो प्योर सबस्टांस को भी फर्दर 2 डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। किसमें एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स, और इधर क्या हो गया, कंपाउंड। फिर इम्प्योर सबस्टांस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। इसमें क्या क्या है, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर, ये दो होंगे, 2 क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं हम एलिमेंट्स की। तो ये क्या है, 2 सबस्टांस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल। ये कितने पार्टिकल से बने होते हैं, ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल से। टाइप ऑफ पार्टिकल, या तो बोल सकते हैं सेम टाइप ऑफ पार्टिकल। मतलब सेम टाइप ऑफ मतलब एक तरह का पार्टिकल से ही मिलकर बना होता है, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे Cl2, H2, O2, ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट्स हैं। जैसे हम ले लेते हैं P4, ये सब क्या है, हमारे पास एलिमेंट्स है, क्योंकि सेम टाइप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल यहाँ दिख रहा है। जैसे क्लोरीन है, सिर्फ क्लोरीन ही है, हाइड्रोजन ही है, ऑक्सीजन ही है, या फास्फोरस ही है। अब बात करते हैं कंपाउंड की ओर। तो इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इसका एग्जांपल, और एक बात और, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये क्या होता है, इन अ फिक्स्ड रेशियो। इन अ फिक्स्ड रेशियो, अगर ये फिक्स्ड रेशियो में नहीं होगा तो ये ही चल जाता है मिक्सचर में। जब ये फिक्स्ड रेशियो लग गया, इसका मतलब ये कंपाउंड में आ गया, और ये फिक्स्ड रेशियो को हम हटा दें तो ये आ जाएगा कहां पर, मिक्सचर में। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएंगे, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा H2O। H2 हो जाएगा।
इसमें हमेशा है कि वाटर जो बनेगा उसमें क्या 2 हाइड्रोजन शामिल होंगे और 1 ऑक्सीजन शामिल होगा। तो H2O में ये पता है हमको 1:8 के प्रोपोर्शन में ही H2O का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया H2O। और जैसे NaCl और भी कुछ ले सकते हैं, BaCl2 कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हो गया मतलब फिक्स्ड मास रेशियो में ये इसको क्या करते हैं, रेशियो में बने होते हैं। अब बात करते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर में क्या क्या देखें, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस मिक्सचर में क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि ये जो होमोजीनस मिक्सचर होते हैं इसमें जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे यदि पानी में हम साल्ट को घोलते हैं तो ये यूनिफॉर्मली घुल जाता है। साल्ट क्या होता है, वाटर में यूनिफॉर्मली घुल जाता है, पूरा पार्टिकल एक स्पेस में चल जाता है। इसमें क्या हुआ, हमको जैसे पानी में नमक डालें तो क्या हमको उसमें पता चलेगा कि उसमें नमक डाला हुआ है, नहीं पता चलेगा। जैसे उसमें हम शुगर डालें, पानी में हम शुगर को डिजोल्व कर दिए तो फिर वो जो सॉल्यूशन हमारे पास जो बना तो उसमें से हम बता नहीं सकते कि इसमें शुगर डिजोल्व है। क्यों, क्योंकि इसका जो पार्टिकल होते हैं ये इंटरमोलिकुलर स्पेस में चले जाते हैं, पूरा यूनिफॉर्मली क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। उनके जो वाटर के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है उसमें क्या होता है, शुगर स्मॉल पार्टिकल्स में टूटकर इसमें अंदर चला जाता है, जिससे क्या होता है, यूनिफॉर्मली सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, क्या साल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन, ये सब हमारे एग्जाम्पल हो गए। मतलब कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, कंप्लीटली डिजॉल्व। अब इसमें बात करेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर में। तो इसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। जैसे सैंड इन वाटर, जब सैंड को हम वाटर में मिलाएंगे तब क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब उसका जो पार्टिकल है वो साइज इतना बड़ा है कि वो वाटर के इंटरमोलिकुलर स्पेस में नहीं जा सकते हैं। तो वो क्या हो गया, नहीं मिल पाता है, इसी के कारण वो नहीं मिल पाता। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो मिल नहीं सकता। हम उसको देखेंगे तो वो दिख जाएगा, सैंड अलग दिखेगा और वाटर अलग दिखेगा। जैसे ऑयल इन वाटर, तो ऑयल हमको अलग दिखेगा, वाटर अलग दिखेगा, वो मिलेगा नहीं। तो ये क्या होगा, ये सब जो होंगे ये मिक्सचर, ये क्या होंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर होंगे। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं दोनों में अंतर। होमोजीनियस में हम बताएं कि जैसे शुगर और साल्ट को जब हम वाटर में मिलाएंगे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक एक पार्टिकल वाटर के एक एक पार्टिकल मतलब स्पेस में चीनी और नमक घुल जाता है। तो पूरा घुल जाता है, मतलब यूनिफॉर्मली घुल जाता है। तो हमें पता नहीं चलता कि शुगर इसमें डिजोल्व है या नहीं है। लेकिन यही बात हम बालू के साथ, मिट्टी के साथ करेंगे। तो जब पानी में मिट्टी और बालू डालेंगे तो वो क्या होगा, नहीं घुल पाएगा, नीचे बैठ जाएगा, वो अलग ही अलग रहेगा, वाटर से क्या रहेगा, अलग रहेगा, जिससे हम बता सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म मतलब मिला हुआ है। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और वो होमोजीनियस। इसमें हम क्या, सॉल्ट सॉल्यूशन, इसमें सैंड इन वाटर etc। आपको अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो इसको आप बताइए, क्लासिफाई कीजिए कि ये प्योर सबस्टांस है कि मिक्सचर है, और फिर उसमें भी बताइए कि मिक्सचर में क्या है, कौन सा टाइप है इसका और प्योर में क्या टाइप है। तो इसको आप बनाइए, सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहला देखते हैं NaCl। तो देखेंगे क्या है, साल्ट है, इसमें सोडियम और क्लोरीन दो मिलकर बने हैं, दो पार्टिकल मिलकर बने हैं। तो इससे पता चल जाता है कि क्या है, प्योर सबस्टांस का कौन है, कंपाउंड है, कंपाउंड। इसमें NaCl कोई फिक्स्ड मास रेशियो में ही मिलकर मिलेगा NaCl, और NaCl क्या है, दो पार्टिकल से मिलकर बना है, जो कि है सोडियम और क्लोरीन। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे हम, प्योर सबस्टांस। इसमें भी क्या है, ये कंपाउंड। ठीक है, बात करते हैं अब सिल्वर की। तो यहां पर देखेंगे सिल्वर, तो सिल्वर का क्या है, Ag। ठीक है, तो ये सिल्वर है, तो सिल्वर क्या है, एक ही पार्टिकल है, सिल्वर का क्या है, एक पार्टिकल। तो इसमें एक पार्टिकल है, तो ये किसमें आ गया, प्योर सबस्टांस का किसमें, एलिमेंट में।
एलिमेंट में आ गया, ठीक है। वाटर, वाटर का जब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे तो ये होता है H2O। इसमें हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन मिला है और ऑक्सीजन मिला है, जो कि एक फिक्स्ड मास रेशियो में है 1:8 में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये किस में आ गया, प्योर सबस्टांस में आ गया, प्योर सबस्टांस में, ठीक है, प्योर सबस्टांस में आ गया। और देखते हैं ये क्या है, एलिमेंट है या कंपाउंड है, इसमें दो हैं, ये हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड। P4 में देखेंगे तो 4 फास्फोरस के क्या हैं, पार्टिकल्स हैं। तो ये क्या है, एक ही टाइप के आइटम से मिलकर बना हुआ है, तो ये क्या हो गया, प्योर सबस्टांस का क्या है, किसमें आता है, ये एलिमेंट में आता है। बरास की ओर, तो बरास पहले देखेंगे, बरास है क्या, ये बरास क्या है, एलोइज है, कि किसका बना हुआ है, कॉपर। ब्रास क्या चीज का बना होता है, कॉपर प्लस जिंक का, कॉपर प्लस जिंक, मतलब दो इसमें मेटल्स का उपयोग किए गए। तो ये मिक्सचर है, क्या है, मिक्सचर, कारण कि दो कॉपर और जिंक से मिलकर बनाया गया, तो ये मिक्सचर ही होगा। अब देखते हैं मिक्सचर में ये कौन से, किस में हम बांटे, इसको हम होमोजीनस मिक्सचर में बांटे या हेट्रोजीनस मिक्सचर में बांटे। वो जो एलोइज को हम देखते हैं तो क्या उसमें कॉपर अलग रहता है और जिंक अलग रहता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सब पार्टिकल एक दूसरे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये क्या हो गया, मिक्सचर तो होगा ही, लेकिन ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब होमोजीनस मिक्सचर है, क्या है, होमोजीनस मिक्सचर। अगर होमोजीनस मिक्सचर रहता तो क्या होता कि ये बरास का जो कॉपर होगा वो अलग रहता, जिंक अलग रहता, तो हमको दिखता कि कॉपर अलग दिख रहा है, जिंक अलग दिख रहा है, लेकिन क्या दिखता है, ऐसा नहीं दिखता। तो ये क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है। अब बात करते हैं स्मोक की, वो क्या है, ये मिक्सचर ही होगा। अब मिक्सचर में हम इसको क्या लिखें, मिक्सचर में हम इसको होमोजीनस मिक्सचर ले या हेट्रोजीनस मिक्सचर ले। अब ये क्या होते हैं, स्मोक नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या देंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर देंगे, मिक्सचर देंगे, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी, एटोमिसिटी क्या है, इसको हम डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, उसी को क्या बताता है, एटोमिसिटी। जैसे Cl2, इसका एटोमिसिटी कितना हो गया, 2 हो गया, एटोमिसिटी कितना हो गया, 2। इसी को बोलते हैं डायटोमिक, डायटोमिक। अब क्या ले लेते हैं, O3 ले लिया, इसको एटोमिसिटी इसका कितना हो गया, 3 हो गया, इसको हम बोलेंगे ट्राइएटोमिक। अब रह गया P4, इसका एटोमिसिटी कितना हो गया, 4 हो गया। जैसे रह गया S8, इसका एटोमिसिटी कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट of a matter is known as atom, as atom, ठीक है। मतलब किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम। अब एटम जो होते हैं वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जो ये एटम्स हैं वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहला हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन। दूसरा हमारे पास है प्रोटॉन, फिर क्या है, न्यूट्रॉन। फिर आगे भी बात करेंगे कि ये भी आगे फर्दर क्लासिफाइड है क्वार्क में। अब क्वार्क, डॉन क्वार्क, ये सब आगे पढ़ेंगे। तो अभी मेनली क्या है, 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन में नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ये
न्यूक्लियस में इम्बेडेड रहते हैं, और ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूक्लियस में इम्बेडेड रहते हैं। ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब एक बात और एक टर्म देख लेते हैं, बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, ठीक है। तो अब देखेंगे जैसे इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक्स जेड ए, या फिर एक्स जेड और ए, ऐसे। अब देखेंगे इसमें ये जेड जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटोन, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। अगर कोई एलिमेंट में 10 प्रोटॉन रह गया तो इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होंगे, 10 होंगे। क्या होंगे, 10 होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये क्या है, इसको हम बोलते हैं मास नंबर। एटॉमिक मास और मास नंबर में डिफरेंस होता है। एटॉमिक मास जो होता है वो पूरे आइटम का वेटेज बताता है, वेटेज कि कितना इसका है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तीनों का मास जुटा होता है। लेकिन मास नंबर कुछ अलग है। एटॉमिक मास जो होते हैं वो डेसिमल भी आ सकता है, लेकिन मास नंबर जो होगा वो कभी डेसिमल में नहीं आएगा, ठीक है। मास नंबर कभी डेसिमल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी देखते हैं मास नंबर जो होता है, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, मास नंबर। तो क्या प्रोटॉन डेसिमल में होता है, क्या न्यूट्रॉन डेसिमल में होता है, ये क्या होते हैं, होल नंबर में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसलिए जब होल नंबर प्लस होल नंबर करेंगे तो ये मास नंबर भी क्या होगा, होल नंबर होगा, ये कभी डेसिमल में नहीं होगा। तो एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या है, डिफरेंस है, ये याद कर लीजिए। एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या है, डिफरेंस है। मास नंबर में क्या होगा, सिर्फ ओनली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करेंगे तो क्या बताएगा, मास नंबर बताएगा। तो ठीक है, तो हमने पता लगा लिया। अब देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। मतलब इसमें क्या है, 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक बात और, जैसे एक एटम है, इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये होल आइटम पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिए, कोई भी आइटम है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो ये निगेटिव चार्ज किया, ये पॉजिटिव चार्ज किया, तो दोनों कैंसिल आउट करके 0 बना देंगे। जैसे -2 + 2 करके 0 बना देगा, यानी ओवरऑल जो इसका होगा ये क्या होगा, न्यूट्रल हो गया इसका चार्ज आइटम का, ठीक है। तो ये हमने पता लगा लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। अब बात करते हैं, तो जैसे हमने लिया हाइड्रोजन, अब देखते हैं जैसे ए जेड ये रिप्रेजेंट किया, तो ये क्या बताया, एटॉमिक नंबर, और ये क्या बताया, मास नंबर। अब ये क्या बताएगा, जैसे हमने लिया था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं H से, हीलियम को He से, लिथियम को Li से। तो जो HeLi जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, X को रिप्रेजेंट कर रहा है, X को, ठीक है। अब जैसे इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें इसमें, तो इसको ऐसे लिखेंगे, X के बदले हाइड्रोजन लिख दिया हमने, Z के बदले हमने लिख दिया 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 1 हो गया इसका। अब यहाँ पर हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। सिर्फ ये एक्सेप्शन में हाइड्रोजन है जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, 0 होते हैं, लेकिन 1 प्रोटॉन होते हैं, सिर्फ 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए इसमें 1 है, तो हम जानते हैं कि मास नंबर इसका 2 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का इसमें 0 है, तो इसलिए प्रोटॉन क्या है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, मास नंबर 1 + 0 यानी 1, यानी इसका मास नंबर हो जाएगा 1। ये अब जैसे हम बात किया सोडियम का, इसमें एटॉमिक नंबर होता है 11, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11 है, 11। और इसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं सोडियम में वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। ये मान लेते हैं हम सोडियम का फॉर्मेशन किया है Na का, तो इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 12, और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो होते हैं 11। इसमें प्रोटॉन हो गया, 12 में न्यूट्रॉन हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो 12 + 11 हो गया हमारे पास 23, और n + p होता है हमारे पास मास नंबर, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 23।
ठीक है, इतना क्लियर है। इसको बेहतर समझने के लिए हम 5-6 क्वेश्चन आपको जस्ट दे देते हैं, अब बनाइए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा। हमने ये 4 क्वेश्चन दिए आपको। अब बताइए ये एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो ये चारों को आप बताइए। ठीक है, तो चलिए आप बनाइए और देखिए बनता है कि ना। पॉज कीजिए इस वीडियो को और बनाकर देखिए। सबसे पहला देखते हैं, ये क्या है, एटॉमिक नंबर कितना है, 10। तो एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, प्रोटॉन्स की संख्या हमारे पास 10 हो गए। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे प्रोटॉन की संख्या 10 हो गए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 10 होंगे। ठीक है, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जब ये दोनों हो गया, अब हमको पता है कि मास नंबर जो होता है, मास नंबर कितने के बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। मास नंबर हमारे पास 20 दिया हुआ है और यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है, 10 दिया हुआ है, मतलब प्रोटॉन 10, तो न्यूट्रॉन हमारे पास निकल जाएगा, n बराबर हमारे पास 10 आ जाएगा। तो इसका n बराबर कितना आ गया हमारे पास, 10। ठीक है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकल गया। इसमें देखते हैं, पहले देखते हैं इधर, ये +2 बता रहा है, ये +2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, +2, मतलब ये आइटम पर क्या है, +2 चार्ज है। हम 9th में पढ़े होंगे कि कोई आइटम पर +2 चार्ज कब आता है, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉन्च किया है तब जाके उसको +2 चार्ज आया है। मतलब कि यदि कोई आइटम में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसका मतलब अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को पहले ही लॉन्च कर चुके हैं। पहले हम इसमें देखते हैं प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या हम देख लेते हैं कि इसमें 10 होगा, 10 हो गया। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे 10 ही होता, क्या होता है, 10 होता है। लेकिन जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई है, 8 हो गई है। यदि हम ये 2 चार्ज नहीं करते तो इसका इलेक्ट्रॉन 10 आता, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉन्च कर दिया, इसलिए इस पे अपने आप पर पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, 8 हो गया है। ठीक है, क्या हो गया, 8 हो गया। अब देखते हैं न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 21 में से 10 घटा देंगे, तो 21 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। इसमें बात करते हैं, प्रोटॉन की संख्या हमारे पास आ गई 18। अगर ये -3 चार्ज नहीं दिया होता तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता हमारे पास, 18 होता। अब जब ये निगेटिव चार्ज लिया हुआ है, मतलब ऐसे समझते हैं निगेटिव है, कोई चीज कोई आदमी पर ज्यादा पैसा उधार रहता है तो वो क्या हो जाता है, निगेटिव में चल जाता है, मतलब उसको उधार चुकाना है। तो जब निगेटिव में है तो इसको क्या है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स ये अपने आप को ले लिया है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स उसको पास अधिक है। यदि ये -3 नहीं रहता, ये -3 नहीं रहता, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 18 होते हैं। लेकिन -3 चार्ज लिए हुए, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स और अधिक लिए हुए, मतलब 18 + 3 यानी 21 इलेक्ट्रॉन्स ये लिए हुए हैं। अब बच गया हमारे पास न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 40 में से 18 घटाएंगे, 40 में से 18 घटाएंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 22। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ गया हमारे पास, 22 आ गया। अब इसमें बात करेंगे, अब तो बन जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर चुका है। पहले प्रोटॉन हो जाएगा 30, तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ऐसे 30, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया, इसका मतलब 30 - 1 यानी हो गया 29। अब क्या बात करते हैं 55, तो 55 है, तो n बराबर हमारे पास न्यूट्रॉन्स की संख्या कितने हो जाएगी, 55 में से 30 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 25। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक बात और, एक टर्म को और ध्यान में रखते हैं, वो क्या है, 1 कूलम जो बराबर होते हैं 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के बराबर होता है। स्टैट कूलम, इसको हम ESU के नाम से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ESU, इसका आगे जिक्र होगा, इसलिए आप इसमें माइंड में फिट कर लीजिए कि 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। अब आगे चर्चा करते हैं, अब क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की। तो सबसे पहला देखते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की सिंबल क्या है, E है, इसको इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो क्लियर है। नोटेशन,
अभी जस्ट इसको बात करते हैं नोटेशन को आगे। इसका मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg है। अब इसमें इसका जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जैसे कि पहले हम बताया था 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलम होता। जब इस कूलम को -1.6 इंटू 10⁻⁻19 को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -4.8 इंटू 10⁻⁻10 स्टैट कूलम यानी ESU। ठीक है, तो यही हमने लिखा -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU स्टैट कूलम। ये हो गया। यहाँ पर माइनस चार्ज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि प्रोटॉन है। इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ऐसा देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन के मास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, देखिए प्रोटॉन की मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, इसका भी -1.675 है, मतलब लगभग एकदम अप्रॉक्स सेम है। यहाँ पर 167 है और 675 है, कुछ एकदम बहुत मिनिमम का डिफरेंस है। तो लेकिन ये दोनों क्या है, सेम है और ये इलेक्ट्रॉन की मास है जो 1837 गुना कम है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन यदि 1 ग्राम का है तो ये कितने ग्राम का है, 1837 ग्राम का, इतना का। जैसे हम बात कर लेते हैं, अब देखते हैं आगे इतना। अब एक बात और देख लिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्लिजिबल लिया जाता है। क्या लिया जाता है, नेग्लिजिबल। किसके रिस्पेक्ट में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल लिया जाता है क्योंकि इसका मास 1837 गुना कम है किसके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। जैसे हम लेते हैं एक एलिफेंट ले लेते हैं और एक चींटी ले लेते हैं, तो क्या उस एलिफेंट के लिए वो चींटी का वजन क्या है, नेग्लिजिबल है, कोई वजनहीन है। वो चींटी का वजन क्या है, एक एलिफेंट के लिए वजनहीन है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का वजन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजन से मासलेस है, इसलिए इसका कोई वजन नहीं लिया गया है। ठीक है, नेग्लिजिबल मास इसका है। ठीक है, इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में। तो इसका P से रिप्रेजेंट किया जाता है N से। अब ये नोटेशन क्या है तो देखते हैं। नोटेशन में हम किसी पार्टिकल का रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए इसके नीचे में क्या लिया, -1 लिया। -1 नहीं होता, -1 नहीं होता, लेकिन देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, निगेटिव होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट किया है -1 से और इसको किया है +1 से। ठीक है, +1 से। और इसमें अब ये दोनों देख लिया, इसमें मास, इसमें चार्ज क्या है, कुछ नहीं है, इसलिए इसको हम 0 लिया है। ठीक है, ये समझ गए। और अब मास का बात करते हैं। ये नीचे क्या बताया, चार्ज का बताया, अब ऊपर बात करते हैं मास का। तो देखेंगे इसमें इसका मास, ये दोनों का मास से ये क्या है, नेग्लिजिबल है। जैसे हाथी का मास वो चींटी के लिए क्या है, नेग्लिजिबल है, तो हाथी कह सकता है कि वो चींटी का वजन क्या है, 0 है। तो क्या है, 0। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कह सकता है कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा मास क्या है, 0 है। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो मास रिप्रेजेंट किया गया है 0 से। और उसी प्रकार से इसके रिस्पेक्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो रिप्रेजेंट किया गया है 1 से रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि इसका मास कुछ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन का मास कुछ नहीं है। और लेकिन यहाँ पर चार्ज में देखेंगे -1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम निगेटिव हैं, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम पॉजिटिव हैं, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0, मतलब कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये सब हो गया। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर